अच्छे से मैंने एनालाइज किया है जो कल पेपर हुआ था। ठीक है ना। तो अभी मैं जनरल स्टडीज़ वन यानी कि जो आपका पहला पेपर है उसको अच्छे से बताऊंगा। इसके बाद सी सेट वाला वीडियो भी आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि क्या मुझे लगा पेपर में देख के कैसा था, और दूसरी क्या चीज़ आपको समझनी है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि देखो, हर साल पेपर आता है, सबके अपने अपने एनालिसिस होते हैं। मैंने भी पिछले 4-5 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ रेगुलरली कैसा पेपर आ रहा है, प्रीलिम्स का खुद दिए हैं। तो क्या मैं फील करता हूँ वो सब मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ कि वीडियो होगा लगभग 3-4 पार्ट में होगा, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो खिंच जाएगा अगर मैं एक ही 100 के 100 क्वेश्चन बताऊंगा। तो कोशिश करूंगा 2-3 पार्ट बनाऊं तो इजीली आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये पार्ट वन है बेसिकली। तो इसमें जितने क्वेश्चंस मैं अच्छे से बता पाऊंगा वो बताऊंगा। उसके बाद में फिर बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो अगले पार्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगा, देखो जब पेपर होता है तो मोस्टली होता क्या है कि अब जो बिगनर्स हैं तो उनके लिए तो वो डिफ़िकल्ट ही होता है। क्योंकि अभी जैसे आप लोगों मोस्टली आप लोगों ने कभी कोई एग्ज़ाम दिया नहीं है, पीवाई क्यू आपने अच्छे से दिए नहीं है, पढ़े नहीं है। तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये तो बहुत टफ लग रहा होगा, ये तो बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि देखो, होता क्या है कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करते हो तभी आप इस पेपर को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि क्या ये टफ था, क्या ये आसान था, ट्रिकी था, कैसा था। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जैसा पिछले साल का पेपर आया था लगभग लगभग वैसे ही पेपर है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो होता क्या है कि 2000 देखो 18 में मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया था तो उस वक्त भी बच्चों ने कहा था बहुत टफ पेपर आया, टफेस्ट पेपर है। 19 में दिया तो 19 में बच्चों ने कहा ये तो भाई अभी तक का सबसे टफ पेपर आ गया, भाई खतरनाक आ गया। तो 2020 में दिया था जब, तो उस वक्त एप्लीकेशन बेस्ड बोल रहे थे, बच्चों ने कहा भाई ये तो टोटली डिफरेंट पेपर आ गया। और इस बार भी बच्चे यही कह रहे हैं कि टफ। देखो द थिंग इज, यूपीएससी का एग्जाम है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, टफ तो हो गई, नो डाउट इन दैट, टफ हो गई। बट द थिंग इज कि आपको 200 में से 200 नहीं लाने हैं, 180 नहीं लाने, 150 नहीं लाने हैं। यू जस्ट हैव टू क्लियर द कट ऑफ। अब आप बोलो कट ऑफ कितनी जाएगी, भाई लास्ट टाइम कितनी आई थी, 92.5 गई। तो जाहिर सी बात है 100 के करीब ही रहेगी, या तो 100 के 5-10 नंबर कम होगी, या तो 100 से 4-5 नंबर ज़्यादा होगी। 105 से ज़्यादा कहीं नहीं आने की, 110 से ज़्यादा तो कहीं भी नहीं आएगी। तो सिंपल सी बात है। तो 100 में से 50-55 क्वेश्चन करने, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए, इज़ नॉट अ बिग डील। क्यों, मैं बताता हूँ कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ इस एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है ना। देखो, और बहुत सी चीज़ मैं बोलूँगा। देखो, जो लोग मेरे से 2 महीने से कनेक्टेड होंगे तो उनको पता होगा, मोस्टली न्यूज़पेपर यानी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ से क्वेश्चंस आए थे। एनसीईआरटीज के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। स्टैंडर्ड बुक्स जो मैंने मेंशन कर रखी है, देखो स्टैंडर्ड बुक्स जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी हैं, लक्ष्मीकांत से तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, नो डाउट। स्पेक्ट्रम से भी आए। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में ही काम चल जाएगा, ये तो कंफर्म वाली बात है, ठीक है ना। और बेसिक सोर्सेज रखने हैं, सेलेक्टेड सोर्सेज रखने हैं। इंटरनेट में दुनिया भर के रिसोर्सेज है, वहाँ पे नहीं भागना है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को अच्छे से बता चुका हूँ, तो आई थिंक समझ गए होंगे। तो मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस पेपर में मुझे क्या चीज़ लगी है, कैसी लगी है, क्या टफ है, क्या इजी है। तो कुछ फैक्ट्स मैं शेयर करना चाहूँगा। देखो, एज ऑलवेज पॉलिटी इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। द थिंग इज़ कि इस बार आसान क्वेश्चन आए थे। पिछली बार थोड़े से ट्रिकी और टफ क्वेश्चन थे पॉलिटी इकोनॉमी से, लेकिन इस बार उतने ही क्वेश्चन आए हैं, 30 के करीब क्वेश्चन है दोनों से, बट आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी कि मैंने पहले बोला था जिसने पॉलिटी और इकोनॉमी अपनी स्ट्रॉन्ग कर दी तो 25 क्वेश्चन उसके वहीं क्लियर हो जाते और 50-60 नंबर उसके वहीं आ जाते। तो फिर बचा ही क्या था पेपर में, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है, अगेन कट ऑफ का मैंने बता दिया है कि 95, 100, 105, मतलब वही रेंज रहता है, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। लास्ट टाइम देखो, लास्ट टाइम कट ऑफ कम क्यों गई थी। लास्ट टाइम बहुत बच्चों का सी सेट में रुका था, क्लियर कट सी बात है। बहुत अच्छे अच्छे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, धुरंधर है, जिनका जीएस वो निकला था आराम से, उनका सी सेट रुक गया था, जिस कारण कट ऑफ कम चलेगी। बहुत क्वेश्चंस भी ड्रॉप कर दिए थे यूपीएससी ने, ऐसा लोग बोलते हैं। इसकी क्या कितनी सच्चाई है वो नहीं पता, बट मेरे को तो ये लगता है कि लास्ट टाइम सी सेट थोड़ा सा बहुत बच्चे सी सेट में बाहर हुए थे। लेकिन यार इस बार सी सेट के लिए बच्चों ने अच्छी तैयारी करके गए हैं, तो उतनी कम तो मुझे लगता नहीं कट ऑफ जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम एकदम से टफ पेपर आ गया था सी सेट का। तो इस बार बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, और इस बार वैसा सीन नहीं होगा जैसा लास्ट टाइम हुआ था, तो कट ऑफ बढ़ेगी, नो डाउट इन दैट, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि देखो, अगेन मैं पहले बोलता हूँ, जो पीवाई क्यू है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बहुत क्वेश्चन उनसे मिलते जुलते आए, कुछ तो रिपीट भी हुए हैं, और जो उनके ऑप्शंस हैं, जो उनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आ रखे हैं। तो अगेन पीवाई क्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आते रहते हैं, यूपीएससी हर साल पूछता है, इस बार उन्होंने डीप में पूछा है, ठीक है ना। यानी कि जो टॉपिक है उसके जड़ में जाके उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो ये भी एक थोड़ा सा समझने वाली बात।
अगेन PYQ हैव ऑलरेडी, हाँ देखो करंट अफेयर का सिंपल सी बात है, इस बार करंट अफेयर कम थे, 8-10 क्वेश्चंस हैं लगभग, ठीक है ना, थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट मोस्टली स्टैटिक से जोड़ के उन्होंने दे दिया है। जो करंट में जो कोई टॉपिक रहा होगा उसको स्टैटिक बना के उन्होंने दे दिया, वो अलग बात है। कम क्वेश्चन से करंट अफेयर में, अगेन इट इज़ नॉट अनप्रिडिक्टेबल। सबको पता है देखो यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, अनप्रिडिक्टेबल ये है कि ये नहीं आप कह सकते हो कि करंट अफेयर इस साल कितने आएंगे और अगले साल कितने आएंगे, बट एवरीबडी नोज कि कभी ज़्यादा कभी कम। तो मुझे नहीं लगता कि ये अनप्रिडिक्टेबल है, एवरीबडी इज नोज। जो चीज़ आपको पता है, हाउ कैन दैट बी अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है ना। सबको पता है कि कोई भी सब्जेक्ट के स्पाइक हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का डिग्रेड हो सकता है। तो करंट अफेयर इस बार कम थे, अगले साल ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। तो आप जो आपकी जो मिनिमम सोर्सेज वो आपको पढ़ने हैं, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगेन मैं पहले ही बोलता रहता हूँ कि एनसीईआरटीज पढ़ो, अपने बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि इस बार बहुत ज्योग्राफी के तो ज़्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आ रखे हैं, ठीक है ना। रिवर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर के आ रखे हैं क्वेश्चंस। और मोस्टली जो बेसिक्स एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक जो आपने अभी तो हमने सिर्फ पॉलिटी की पढ़ी थी, तो पॉलिटी में भी जो देखो मैंने एनसीईआरटीज पढ़ाते वक्त एक चीज़ कही थी कि जो भी चीज़ एनसीईआरटीज में है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो बात अलग है कि अगर मान लीजिए राइट टू प्रॉपर्टी मैंने कितनी बार डिस्कस किया था क्लास में, लेकिन अब राइट टू प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो अब उसको जरूरी नहीं कि डेप्थ में एनसीईआरटी में उसके बारे में दे रखा है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो जैसे कि लक्ष्मीकांत, तो वहां पर उसके बारे में डेप्थ में दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, जो कीवर्ड्स हैं वो आपको निकालने एनसीईआरटी से, उनको अच्छे से पढ़ना है, दैट इज द पेपर वहीं से बन रहा है पूरा, ठीक है ना। एंड अगेन फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो कुछ भी नहीं कह सकते कि करंट अफेयर में ये इंपॉर्टेंट है या वो इंपॉर्टेंट नहीं है। द थिंग इज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इफ इट इज गिवन इन योर सिलेबस, दैट बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। और अगेन जो एस्टिमेट्स हैं एज सिंपल एज वो हमेशा की तरह वही रहता है, 30-40 क्वेश्चन ईजी, ठीक है ना। उसके बाद इस बार थोड़े टफ क्वेश्चन ज़्यादा थे, 20-25, और बाकी जो आपके मॉडरेट्स थे तो वो मैंने ऑलरेडी बता चुका है। सेम जो हर साल देखो, हर साल सेम ट्रेंड होता है, ठीक है ना, कि इतने इजी क्वेश्चंस रहेंगे, इतने मॉडरेट, इतने टफ, वो हमेशा सेम रहता है। इस बार जिन्होंने पेपर दिया होगा तो अभी मोस्टली वही बोलते हैं टफ पेपर है, टफ पेपर। जब अच्छे से एनालाइज करते हैं और अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तब रियलाइज होता है कि उतना भी टफ नहीं होता है जितना हम सोचते हैं, ठीक है ना। एंड अपने बारे में बताऊं तो आई एम नॉट शॉक्ड, ठीक है ना। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, इट इज़ यूपीएससी एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट ईजी पेपर। जाहिर सी बात है, सालों की मेहनत लगती है ना। तो इट वॉज एक्सपेक्टेड कि ऐसा पेपर आएगा, एंड ठीक है, कभी कोई सेक्शन टफ होगा, कोई इजी होगा, वो तो चलता रहता है, ठीक है ना, रोटेशन चलता रहता है। तो सीधे एनालाइज पे आते हैं। अब देखो वीडियो बेसिकली 2-3 पार्ट में होगा, आई विल सी। ये अभी तो इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने इसमें, तो इसमें तो मैं लिमिटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, सो दैट व्हेन यू देखो एक ही सारे 100 के 100 कराऊंगा तो आप भी बोर हो जाओगे। तो पार्ट्स में मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा एंड थोड़ा समझाऊंगा कि कैसा था वो क्वेश्चन, टफ था, क्या अप्रोच होनी चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं। एंड आई थिंक दिस विल हेल्प यू अ लॉट। जो ये वीडियो पूरा देखेगा इट विल हेल्प हिम। बाकी जिनको जल्दबाजी है तो उनका हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पेपर है, मैंने अच्छे से इसको एनालाइज कर दिया है, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर सीधे स्टार्ट करते हैं। देखो करने से पहले प्लीज़ अपने पास ये कॉपी रख लेना। ये मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी डाल दी थी, ठीक है ना। ये पूरी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दी थी और इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दी थी। तो भैया ये जरूर होने चाहिए आपके पास, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ूंगा। सबके पास सेट सी है, सेट सी ही डाल रखा है मैंने इंटरनेट पे, जहाँ पे भी सेट सी ही अवेलेबल है, तो ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, सेट सी है बेसिकली। और आपके पास ये अगर होगा तो फिर आपको थोड़ा ईजी होगा अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है ना। इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बाकी तो सुन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये होगा तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन आ रही थी। देखो आप में से बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन आ रही थी कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, क्या फ़र्क क्या है। देखो फ़र्क कुछ नहीं होता है, 25-25 का रोस्टर होता है बेसिकली। मतलब कि सेट ए है तो जाहिर सी बात है कि इस सेट सी में मान लो जो क्वेश्चन 75 से 100 है तो वो 1 to 25 हो सकते हैं सेट बी पे। तो जो सेट बी पे 1 to 25 है, हो सकता है कि वो 50 से 70, 51 से 75 हो अलग अलग सेट में। द क्वेश्चंस आर सेम, इट इज़ जस्ट वो ऊपर नीचे कर दिए गए हैं सो दैट चीटिंग ना हो, है ना। मैंने पहले भी बता चुका हूँ इस चीज़ को। तो अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं सीधे से। सबसे पहली चीज़ है कि देखो, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स डीपीएसपी। देखो ये जो कितनी बार का है, FR DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज अच्छे से पढ़ लो, इट इज बेसिक। लक्ष्मीकांत खत्म, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन साफ सी बात है, आंसर है बी।
जो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत आसान है, ठीक है ना। दूसरी की बात करते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। एनसीईआरटी में कितनी बार बताया था, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन वहां से हटा दिया गया था, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगेन एनसीईआरटी में इसका ज़्यादा थोड़ा बहुत जिक्र कर रखा है, लेकिन इन डिटेल लक्ष्मीकांत में अगेन इसको समझा रखा है। तो लक्ष्मीकांत एक ही बुक बता रखी है पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत से 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वाई टू गो हेयर एंड देयर जब आपको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। नाउ इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू वेस्ट योर टाइम कि ऑनलाइन यहाँ पढ़े वहाँ पढ़े, क्लियर कट सा बेसिक सा चीज़ है, ठीक है ना। इसका आंसर है जो क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। क्योंकि फंडामेंटल तो नहीं है, फंडामेंटल हट गया है, तो जाहिर सी बात है। और अब जो कि ये फंडामेंटल नहीं है तो यस अवेलेबल टू एनी पर्सन, बी आंसर है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा है कि 4 ऑप्शन होते हैं, मान लो कि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता है ना, तो कुछ चीज़ें अगर आपने पढ़ी हैं तो एलिमिनेट कर सकते हो। तीसरा एलिमिनेट हो गया था, बचे 3, ठीक है ना। फिर नाइदर फंडामेंटल नॉन लीगल, ऐसा हो नहीं सकता भैया, लीगल तो हो गई होगा, तो चौथा एलिमिनेट हो जाता, बचा 1-2। अब सिर्फ सिटीजन के लिए नहीं होगा, ठीक है ना, ये एनी पर्सन। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा एंड में तो अपना दिमाग लगाना भी पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन अगेन लक्ष्मीकांत से ही आ रखा है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी। देखो प्रियम्बल, मैंने पहले आपको प्रियम्बल अच्छे से समझाया भी था, ठीक है ना। और ये भी बात बोली थी कि जो बाद में जो टर्म्स ऐड हुई थी, यानी कि जो बाद में टर्म्स ऐड हुई थी, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है एग्जैक्ट स्टेटस एज ऑन 26 जनवरी 1950 के वक्त क्या स्टेटस था, सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मैंने पहले बताया था सोशलिस्ट सेक्युलर, ये बाद में ऐड हुए थे। तो यार अब ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे, द थिंग इज आसान क्वेश्चन नहीं गलत करने हैं, जो टफ क्वेश्चन है वहां पे थोड़ा मत्था 25 होते हैं, लेकिन जो 30-40 क्वेश्चन आसान आते हैं एटलीस्ट वो तो सही कर दो, 70-80 तक पहुंच जाओगे, बाकी थोड़ा मशक्कत करोगे तो प्रीलिम्स निकल जाएगा। और मैंने भी यही गलती करी थी कि मैंने भी इस तरीके से पढ़ाई नहीं करी थी, लेकिन अब मैं जब थोड़ा सा स्टडी करता हूँ अब मुझे रियलाइज होता है कि यस ज़्यादा सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है, 2-4 सेलेक्टेड सोर्सेज है, बस उन्हीं पे स्टिक करना है, उन्हीं को रिवाइज करना है, खत्म बात, ठीक है ना। आंसर इज बी, थर्ड का बी है, अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है ना। फोर्थ एनसीईआरटी से आ रखा है, ठीक है ना, एनसीईआरटी से छापा हुआ है और ये मैंने बताया भी है क्लास में ऑलरेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स क्या बोला था मैंने, देखो ये आई थिंक 9-10 में मैंने अच्छे से बताया था, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। फोर्थ का डी एनसीईआरटी से क्लियर कट है। पांचवा क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हाल बी हो कोई पर्टेन टू। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बेसिकली, ऑब्वियसली थोड़ी डिटेल जिसने रीडिंग करी होगी, मोस्टली न्यूज़पेपर में आया था ये जो भी ट्राइबल से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा टफ है, यस छोड़ सकते थे, इसमें ज़्यादा तुक्के भिड़ने वाली बात नहीं है। इनमें तो आप देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आता पता नहीं है, सीधे छोड़ देने चाहिए, ठीक है ना। अब आपने कहा कि टर्म्स हाल बी हो कोई, मतलब डांस फॉर्म भी लग रहा है, हो सकता है प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स भी हो सकते, तो ऐसे क्वेश्चन सीधे छोड़ने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तुक्का मारोगे, प्रोबेबिलिटी क्या है 25% है प्रोबेबिलिटी सही होने की, तो जाहिर सी बात है गलत ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसे छोड़, आंसर इसका ट्राइबल लैंग्वेजेस है, ठीक है ना। ट्राइबल अपराइजिंग एक टॉपिक है, तो यू कैन इजली गेट फ्रॉम दैट ट्राइबल लैंग्वेजेस। फिफ्थ का डी। अगेन सिक्स्थ वाला है जो ये भी थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी माइक्रो डिटेल में कोई पढ़ता नहीं है, पहली बार, ठीक। बीच बीच में डाले जाते हैं थोड़ा सा एस्पिरेंट को कंफ्यूज करने के लिए, कि वो जो अभी देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा आसान थे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, पांचवें छठवें टफ दे दिए तो आपका एकदम कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम, आसान क्वेश्चन आएंगे फिर एकदम से इतना टफ आ जाएगा, आप सीधे नीचे आ जाओगे। अभी इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आसान होगा ना वो भी आपको टफ लगेगा, सो दिस इज द टेस्ट। मैंने कहा यूपीएससी इज ऑल अबाउट योर मेंटल टेस्ट, ठीक है ना। नॉलेज सबके पास है, पढ़ा सबने है, द वे यू परफॉर्म ऑन दैट डे इट डिपेंड्स, ठीक है ना, उस पर डिपेंड होगा आपका पूरा एग्जामिनेशन। तो 6 की बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। देखो पहले स्टेटमेंट में क्या है, देखो पहले स्टेटमेंट में ये है कि अवार्ड्स आर टाइटल, ये टाइटल नहीं है बेसिकली, ये एकेडमिक अचीवमेंट्स, ये टाइटल नहीं है, एकेडमिक अचीवमेंट, तो पहला गलत हो गया है, ठीक है ना। दूसरी है पद्मा अवार्ड्स, अब यहां पर दे रखा है वर सस्पेंडेड ओनली वंस, आंसर है 2 टाइम्स दे वर सस्पेंडेड नॉट वंस। थर्ड है नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम, 5 दे रखा है, आंसर है 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर। अब एक चीज इंपॉर्टेंट आपको, देखो एक चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में लिखा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, हमने देखा 1 2 3, क्योंकि 90% ऑफ द क्वेश्चन में रहता है कि विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यही रहता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत बहुत रेयर चांसेस में रहता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। और अगर आप यहाँ पे करेक्ट होता
तो नन आता, जाहिर सी बात है वो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए नहीं है। लेकिन नॉट करेक्ट मतलब कि पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, तीनों नॉट करेक्ट है, यानी 1 2 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना, देने से पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। यार प्लेन्स में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो शायद अभी रियलाइज़ ना हो, लेकिन जब एग्जाम देने जाओगे तब आपको रियलाइज़ होगी, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है। एक एक सेकंड वहाँ बहुत कीमती होता है, ठीक है ना। क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर ऐसा है कि बहुतों का 1 नंबर से, 0.5 मार्क्स से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, बहुत हज़ार बच्चों का रुकता है 1 2 3 नंबर से, तो हल्के में मत लेना। अगेन उसके बाद है 7th है, पूरा रीड नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। UNCFD बेसिकली क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन आंसर है FAO, ठीक है ना। जो दे रखा है कि यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलप, क्वेश्चन नंबर 7 है बेसिकली, थोड़ा सा टफ बोल सकते हो, ठीक है ना, लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड है और हिंदू में आ रखा है, तो मैंने वही कहा कि जो न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ेगा तो आधे से ज़्यादा करंट अफेयर्स को वैसे कवर हो जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चंस हिंदू से या इंडियन एक्सप्रेस से आते हैं, ठीक है ना। उतना मैं मोस्ट रिलायबल सोर्स है आपका न्यूज़पेपर। बहुत से लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर ना पढ़ें, तो भैया देख लो, सीधे न्यूज़पेपर से छप रखा है पेपर। बाकी आपकी इच्छा है, जो एनसीईआरटीज नहीं पढ़, बहुत से एनसीईआरटीज नहीं पढ़ना चाहते, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते, 25-30 क्वेश्चन तो एनसीईआरटीज और न्यूज़पेपर से छप रखे। अब आप देख लो भैया, आपको इनके बिना आपको तैयारी करनी है तो इट इज़ योर चॉइस भाई। जो मेहनत करेगा तो उसका तो सक्सेस रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना। बाकी अपनी अपनी चॉइस है सबकी। तो यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड आर्बर डे फाउंडेशन, यहाँ पर UNCFD के जगह आएगा FAO, तो जाहिर सी बात है पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, हैदराबाद यस वॉज सिलेक्टेड फॉर द रिकॉग्निशन फॉर ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट, तो आंसर हो गया 7th का D। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो बीच में आते ही रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्टिव। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 3 बैक टू बैक स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हैं। पिछले 20 सालों से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए स्पोर्ट्स के, तो ये प्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल है, और ये प्रिडिक्टेबल भी है। प्रिडिक्टेबल है कि सी द थिंग इज, इट इज प्रिडिक्टेबल दैट वी नो इट इज अनप्रिडिक्टेबल, एज सिंपल एज दैट। लेकिन जिन्होंने मेरी लाइव क्लास या लाइव सेशन लिया होगा, तो आप लोगों को एक चीज़ मैंने आप लोगों को पता होगी, मैंने क्या बोला था कि स्पोर्ट्स का सेक्शन आप छोड़ सकते हो, लेकिन 3-4 चीज़ें आपको स्पोर्ट्स में पढ़नी है। जैसे कि ओलंपिक्स में इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो आपको पढ़ना है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो गया, या कोई भी बड़ा वर्ल्ड टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, दैट यू हैव टू रीड। ये मैंने कहा है, जिसने रेगुलर सेशन लिया होगा उसको पता होगा, मैंने 110% कहा है। तो यहाँ पे देखो, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, बड़ी टूर्नामेंट, छोटी मोटी नहीं आएगी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया या इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, वो वैसे नहीं आएंगे। अगर आएगी तो वर्ल्ड कप की बात आ सकती है। अब जो कि उन्होंने स्पोर्ट्स में पूछ लिया तो जाहिर सी बात है, अब एक बार उन्होंने पूछ लिया तो अब कभी भी आ सकता है। T20 के बारे में आ सकता है, वर्ल्ड टेस्ट के बारे में, वर्ल्ड कप, या फिर सॉकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होती है, आ सकता है, एज सिंपल एज। अब उसका भी ध्यान रखना है। स्पेशली हम जैवलिन में गोल्ड लाए हैं, तो जैवलिन से भी क्वेश्चन आ सकता है, तब एक अवेयर, यू हैव टू बी अवेयर, एज सिंपल एज दैट। इन रिस्पेक्ट टू लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स, बहुत रेयर है कि पता होता, जो मोस्टली स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ता है वही मोस्टली जवाब दे पाता। 8 का आंसर C है, पहला ऑप्शन सही है, अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स सही है। तीसरा भी सही है, रॉजर फेडरर रिसीव दिस अवार्ड मैक्स। दूसरा गलत है, द अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय फार्मूला 1 की जगह आएगा टेनिस प्लेयर, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि देखो, नीचे रॉजर फेडरर थे तो थोड़ा दिमाग लगा सकते थे कि ठीक है, हो सकता है कि टेनिस प्लेयर है, तो ऐसे तिकड़मबाजी कई बार काम कर जाती है, हमेशा नहीं करती। तो 8 का सी आंसर है। 9th की बात करते हैं, ओलंपिक्स की बात करते हैं। देखो, मुझे लगता है कि ओलंपिक्स का तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर जिसने रेगुलरली, वो कर देता है इसको। क्यों? क्योंकि मोटो की बात कर रहा है। मोटो एक ऐसी चीज़ है जो फ्रंट पेज पे भी आती है। जब अनाउंसमेंट हो जाता है कि यहाँ पे ओलंपिक्स होगा, ये कंट्री होस्ट करेगी, तो मोटो सबसे पहले आता ही आता है। तो यहाँ पे लिखा है मोटो अ न्यू वर्ल्ड, नहीं, न्यू वर्ल्ड कहाँ से, यूनाइटेड बाई इमोशन जिसका मोटो था, पहला गलत हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा था कि हाँ भाई, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे एंड बेस ऑल इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक्स, ठीक है, यस। ये थोड़ा सा जाहिर सी बात है, इसमें एक भी स्पोर्ट अगर बाहर हो जाता तो गलत हो जाता, सिंपल सी बात है। तो 9th का B सही है, B सही है, यानी कि स्टेटमेंट 2 सही थी और पहली स्टेटमेंट गलत थी। 10 की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि उतना आसान भी क्वेश्चन नहीं था ये, और चाहे आप क्रिकेट को जानो ना जानो, लेकिन जो क्वेश्चन था वो बड़ा ट्रिकी था, ठीक है ना। कि भाई 10th क्वेश्चन है बेसिकली, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, फाइनल्स वर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन। हम सोच सकते हैं कि हायर नंबर ऑफ मैचेस जिसने जीते हैं, बट द थिंग इज कि एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है
कि जो मान लो आप बाकी किसी भी टूर्नामेंट को देखो तो जो फाइनलिस्ट होते हैं तो किस बेसिस पे चुने जाते हैं? ऑब्वियसली आपके पॉइंट्स कितने हैं वही तो मैटर करता है। तो आंसर यहीं पे यही है कि पॉइंट बेस्ड, नॉट नंबर ऑफ मैचेस। तो पहला गलत हो गया है। और दूसरा, न्यूजीलैंड वॉज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वॉन मोर मैचेस। देखो जब पहला गलत हो गया यानी कि नंबर ऑफ मैचेस पे हमने, देखो कई बार क्या होता है कि दो स्टेटमेंट इंटर रिलेटेड होती है, यानी कि अगर दोनों में से दोनों कई बार अगर होंगी तो दोनों ही सही होंगी वरना दोनों ही गलत होंगी, ठीक है ना। तो द थिंग इज कि यहाँ पे लेकर न्यूजीलैंड ज़्यादा मैचेस जीती थी इंग्लैंड से और इसलिए वो आगे थी। ज़रूरी थोड़ी है, हमने जब पहला स्टेटमेंट मैचेस के बेसिस पे कैंसिल कर दिया है तो यहाँ पे मैचेस के बेसिस पे कैसे एग्री कर सकते हैं? द थिंग इज कि पॉइंट्स उसके ज़्यादा रहे होंगे इसलिए वो आगे है, एज सिंपल एज दैट। तो दोनों ही गलत है, तो 10th का डी है, नाइदर वन एंड नॉट टू। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है। अभी हो सकता है आसान लगे लेकिन ये चीज़ जब रेगुलरली आप मॉक्स प्रैक्टिस करोगे, मॉक्स प्रैक्टिस करते रहोगे, देन यू विल नो एंड यू विल रियलाइज कि ओके दिस इज व्हाट द थिंग इज, ठीक है ना। ओके ठीक है। देखो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन नंबर है, ठीक है ना, वो आपका न्यूज़पेपर से आया है। सिंपल सी बात है, न्यूज़पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो इसके बाद राइट टू द सिटी के बारे में था, क्लियर कट बात ही है। इसके आंसर को मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये डाउट है बेसिकली, मैंने पता किया है लेकिन कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। देखो 4-5 ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं यूपीएससी में कि जिसका आंसर सर्टेन नहीं होता है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। तो लेट्स लीव इट, फालतू उस पर दिमाग खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जब यूपीएससी रिजल्ट लाएगा, आंसर की अपनी प्रोवाइड करेगा, तो उस बेसिस पे हम देख लेंगे क्या इसका करेक्ट आंसर था। तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, वी कैन लीव दिस, ठीक है ना। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं रिलेटेड टू एसएसआर केस। बेसिकली देखो ज़्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट। देखो विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो दूसरी स्टेटमेंट बहुत आसान है। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट अ, सिंपल सी बात है, नहीं वो इंटेरोगेट कर सकते जब तक कि उनको परमिशन ना हो। सिंपल सी बात है, तो सही है दूसरा। पहली स्टेटमेंट गलत है। इसमें जुडिशियल कस्टडी मींस एन एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मैजिस्ट्रेट, सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल, दिस इज रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर इसका 2 है, ठीक है ना। 12 का बी। 13 की बात करते हैं। अगेन 13 भी मॉडरेट है, इट इज़ नॉट दैट टफ, इट इज़ नॉट दैट इजी। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो दूसरी स्टेटमेंट पे आओ, स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। जाहिर सी बात है, अपने अपने रूल्स हैं, तो दूसरा सही है। लेकिन पहले की हम बात करते हैं, व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर हिज और हर राइट। ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये कुछ भी बेसलेस स्टेटमेंट ऐसा नहीं होता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। और 13 का बी है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको शायद बुक्स में नहीं मिलेंगी, लेकिन जब आप बुक्स पढ़ते हो, आपने कुछ आर्टिकल्स रिलेटेड टू लॉज एंड वो सारी चीज़ें पढ़ी है, तो और न्यूज़पेपर के रेगुलरली आप जजमेंट्स देखते हो, जो आर्टिकल्स आते हैं वो पढ़ते हो, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर एबल टू मेक अ जजमेंट कि क्या सही है क्या गलत है और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी लगाने पड़ते हैं। उसके बाद आता है, देखो जो 14 क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जा चुका है। देखो बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हो रखे हैं, पीवाईक्यू से रिलेटेड हैं, लगभग पीवाईक्यू ही बोल सकते हो कि पिछले साल जो आ रखे थे वही छप गए, 2-4 क्वेश्चन मिलते जुलते लगभग, ठीक है ना। और जो बहुत बार यूपीएससी ने पूछा है या बहुत बार न्यूज़ में ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, तो वो आसान पड़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत बार अगर जो रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, करंट अफेयर पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल बिकम ईजी फॉर यू, ठीक है ना। At the national level, this is very easy. At the national level, which ministry is nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribe? खत्म बात। देखो BC तो हो ही नहीं सकता, पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता, बचा AD। तो यार अब इसमें वही है कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता तब तो आपको सीधे तुक्का भिड़ना पड़ेगा, लेकिन जिसको बेसिक चीज़ है आपने पढ़ी तो होगी, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इज द आंसर, ठीक है ना। 14 का डी। 5th की बात करते हैं। अगेन ये थोड़ा सा मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग जो आर्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, स्टार्टिंग के आर्टिकल से जो टॉप 50 आर्टिकल्स हैं, हर एक आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना पड़ता है बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 15 का ए है, क्लियर कट है, इसको रीड कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग खर्च करने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। ये सिंपल है यार, आर्टिकल्स हैं आपको पढ़ने हैं, इसमें समझाना कुछ है नहीं। 15 का ए, आर्टिकल 14। देखो 16 क्वेश्चन अगेन लक्ष्मीकांत से सीधा छाप रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स इट इज फेडरल इन कैरेक्टर। कितनी बार मैंने फेडरलिज्म, इंडिया कौन सी फेडरल है, कितनी बार ये कंसेप्ट समझाया है। तो यार
अब देख लो, मैं क्या बोलता हूँ, कंसेप्ट्स के पीछे भागो, जिसके कंसेप्ट्स, जिसके बेसिक फाउंडेशन, जिसकी क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट्स हैं, उसको दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम क्लियर करने में। आज भी ये चीज़ ले लो, 2 महीने पहले भी मैंने कही थी, और आज मोस्टली आई एम फीलिंग कि जो चीज़ मैंने बोली थी मोस्ट ऑफ द वो सारी चीज़ें सही हुई हैं। जो रेगुलरली क्लासेस ले रहा है उसको पता होगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड, खत्म बात। 16 का ये आंसर है, ठीक है ना। 17th अगेन एनसीईआरटी का ही सीधे 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 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगेन स्टेट, मैंने बहुत बार आपको समझाया था कि स्टेट होता क्या है, ठीक है ना। हम यहाँ पर स्टेट, हम एज अ इंडिया को नहीं बोल रहे, या फिर जो एक पर्टिकुलर स्टेट होती है इंडिया की उसकी बात नहीं करते। स्टेट एज अ होल अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स आते हैं सीधे स्टेट के अंदर, ठीक है ना। स्टेट मतलब सिर्फ आपकी कंट्री नहीं है, आपके लोग, आपकी गवर्नमेंट, आपकी टेरिटरी, ये सारी चीज़ें होती है, समझ रहे हो। पीपल, सॉवरेन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती है स्टेट में। ये सारी चीज़ें मिलकर एक स्टेट बनाती हैं, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस, देखो एक और मैं इंपॉर्टेंट टिप दूंगा यहाँ पे। यूपीएससी में होता क्या है कि जो ऑप्शंस है ना, कई बार वो सही होते हैं। मान लो कि 4 ऑप्शंस है तो चारों ऑप्शंस भी सही होंगे, लेकिन आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो कि आपके आंसर से सबसे नज़दीक है, क्वेश्चन से सबसे नज़दीक है, सिंपल एज दैट। यानी कि आपको सबसे क्लोजर आंसर ढूंढना है। 4 ऑप्शन है, चारों सही हैं, चारों का मीनिंग सही है, चारों सही सिग्निफिकेंस दे रहे हैं, बट उनमें से जो सबसे नज़दीक है, जो सबसे बेस्ट डिफाइन कर रहा है, जो बेस्ट आंसर है उस क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा है, वो आपको चूज करना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। क्वेश्चन से समझ लो आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। हो सकता है कि बाकी जो स्टेटमेंट्स है वो भी डिफाइन करती है स्टेट को, लेकिन जो बेस्ट है, जो एक प्रॉपर जो उसका कंसेप्ट है, वो कोर कंसेप्ट क्या है, तो वो यही है, अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डिफरेंट। देखो कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स, यहाँ पे पीपल आ गए, परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, दूसरा टेरिटरी भी आ गई, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, दैट मीन्स सॉवरेन, वी आर सॉवरेन, हम इंडिपेंडेंट है ऑफ द एक्सटर्नल कंट्रोल, हम यूएस चाइना हम उनकी नहीं सुनते, हम अपने चलाते हैं। एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, यानी कि जो हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो चारों कंपोनेंट इस स्टेटमेंट में कवर हैं, जो आपकी पीपल, आपकी जो टेरिटरी है, आपकी जो गवर्नमेंट है, और जो आपका सॉवरेन कंसेप्ट है। तो आई थिंक दिस इज द अप्रोच, आई थिंक फॉर द प्रीलिम्स। और आप, मुझे लगता है कि अभी ये सारी चीज़ें करके आपको लग रहा है यार बड़ा इजी पेपर आता है यूपीएससी का। तो दिस इज द थिंग इज, बेसिक चीज़ें पढ़ोगे, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स, न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर, यू विल क्लियर इट, यू विल क्लियर इट, शॉर्ट बात है, बट साल भर पढ़ना पड़ता है और कंसिस्टेंट वे में। अगला क्वेश्चन 18, अगेन डायरेक्ट लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट, फिर भी बता देता हूं। हाई कोर्ट इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाई कोर्ट है भाई। एनी रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सीट, बिल्कुल भाई बुला सकते हैं वापिस, बिल्कुल बुला सकते हैं, ठीक है ना। विद रेफरेंस टू इंडिया 19th क्वेश्चन है, 18 का सी आंसर था, 19 की बात करते हैं। 19 अगेन लक्ष्मीकांत से, क्लियर कट लक्ष्मीकांत से। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज ओनली, देखो बहुत आसान है, अगर आपने ये भी अगेन लक्ष्मीकांत का ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो जनरली अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो तो बहुत आसान है। देखो 3 स्टेटमेंट दे रखी है, देखो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, सही कौन सी है। देयर इज ओनली 1 सिटीजनशिप, देखो क्लियर कट बात है, इंडिया की सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है, तो अगर आप बाहर किसी कंट्री की सिटीजनशिप लेते हो तो इंडिया की कैंसिल हो जाएगी, सिंपल चीज़ है। यूएस में डुअल है, आप यहाँ की भी ले लो, वहाँ की भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, पहली चीज़, पहली स्टेटमेंट सही है। अब दूसरी बात आती है, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। यूएस में ऐसा कि भाई यूएस में जो इंसान जिसने बर्थ लिया है वो ही प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए लड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें हेड ऑफ स्टेट, यानी कि हम यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करके यस नहीं है, यानी कि सिटीजन लिखा है सिटीजन बाय बर्थ ओनली, नहीं, जो सिटीजन बाय बर्थ नहीं है वो भी हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। दिस है फॉरनर वंस ग्रांटेड द सिटीजन कैन नॉट बी, यार ये कोई बात हुई कि एक फॉरनर्स को हमने सिटीजनशिप दे दी, और इसमें लिखा है कि सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। क्यों नहीं भाई, अगर वो उल्टे सीधे काम करते हैं, वो अगर इंडिया की जो एनिमीज हैं उनके साथ हाथ मिलाएंगे, यहाँ पे स्पाई करेंगे, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट होगा, तो बिल्कुल हम उनकी सिटीजनशिप को डिप्राइव कर सकते हैं और रिवोक भी कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगेन 20th क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये भी लक्ष्मीकांत से क्लियर कट पूछा गया है। तो यार कितने क्वेश्चन आ गए लक्ष्मीकांत से, बेसिक क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, ऑल यू नीड इज 55 क्वेश्चन करेक्ट। 25-30 क्वेश्चन तो बड़े आसान से आ रखे हैं, तो थोड़ी वो भी आप हल्का फुल्का पढ़ के कर सकते हो। तुम दिन रात एक करोगे साल भर, तो मुझे नहीं लगता कि इट इज़ दैट टफ। Which one of the following factors constitute the best, again देखो, best safeguard of liberty in a liberal democracy
बेस्ट सेफगार्ड कब हो सकता है? व्हेन देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, जब अलग अलग इंस्टीट्यूशन एक दूसरे पे चेक रखेंगे, एक दूसरे की पावर की जो लिमिटेशंस होंगी, देन ओनली दे विल बी लिबर्टी, एज सिंपल है, वरना तो डिक्टेटरशिप वाला सीन चलेगा, ठीक है ना। तो दिस वॉज 20 और 20 का आंसर है डी, ठीक है ना। तो अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ 20 ही क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि वीडियो वैसे बहुत लंबा हो गया बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन। तो जो पार्ट 2 होगा तो उसमें मैं बाकी के क्वेश्चंस बताऊंगा, एंड आई विल ट्राई, ऑब्वियसली उसमें इंट्रोडक्शन नहीं होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ये पार्ट 1 था, एंड 1 to 20 क्वेश्चंस बताएं। अगला पार्ट मैं लाऊंगा कुछ थोड़ी देर में, तो अगला होगा पार्ट 2, एंड उसमें जो क्वेश्चंस होंगे, और बाकी 2-3 पार्ट और बनाऊंगा, एंड आई विल कंप्लीट दिस इन अ डिटेल्ड मैनर, एज सिंपल एज दैट। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड डू टेल मी, डू गिव मी योर फीडबैक, हाउ वाज दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।